इस बार का अक्टूबर थोड़ा अलग है। इस बार के अक्टूबर में हमें अधिक वर्षा देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस बार का जो अक्टूबर निकला है इसमें कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 हमने ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है। अब पहला प्रश्न ये उठता है कि इस बार अक्टूबर में इतनी बारिश क्यों हो रही है और काफी सारे वर्षों में ये अक्टूबर सबसे ज्यादा नम क्यों है। दोस्तों, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 415 से 1400-1500% से अधिक बारिश हो रही है। जी हां दोस्तों, जो बारिश है उसका एक औसत लिया जाता है और औसत से जो बारिश है इस अक्टूबर में वो 415 से 1400% से भी ऊपर है। फ्रॉम द नॉर्मल इसको हम कहते हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है, आइए बात करते हैं दोस्तों। और साथ ही ये समझते हैं कि इस बार जो बारिश हो रही है इसकी वजह से एग्रीकल्चर को, कृषि को किस तरीके से प्रभावित करेगी ये बारिश। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि दूसरी चीजों को किस तरीके से प्रभावित करेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम इस रीजन की। देखिए, भारत में मॉनसून केरल तट पर 1 जून को आ जाता है और लगभग 45 दिनों में यानी कि 15 जुलाई तक पूरे भारत को, यानी कि दक्षिण से लेकर उत्तर भारत को मॉनसून कवर कर लेता है दोस्तों। अब मॉनसून की बारिश होती रहती है निरंतर और 15 सितंबर के बाद मॉनसून का रिवर्सल शुरू होता है, यानी कि मॉनसून की हवा की दिशा बदल जाती है। पहले मॉनसून साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, लेकिन मेरे भाई 15 सितंबर के बाद मॉनसून की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट हो जाती है। इसको आप नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहते हो, मॉनसून का रिवर्सल कहते हो। और मॉनसून का रिवर्सल शुरू होते ही हम देखते हैं कि वर्षा काफी ज्यादा कम हो जाती है दोस्तों। लेकिन इस बार अभी तक भी, अभी देखो, अभी अक्टूबर चल रहा है, अभी तक भी मॉनसून का उत्तर भारत में रिवर्सल नहीं हुआ है। पंजाब साइड में शायद हो गया है अभी कुछ दिन पहले ही, लेकिन इस बार मॉनसून का विड्रॉल, रिवर्सल काफी डिलेड रहा है, जिसकी वजह से नम हवाएं अभी भी उत्तर भारत में, वहां के वातावरण में बनी हुई हैं। तो पहला रीजन तो यही है दोस्तों कि मॉनसून का विड्रॉ जो है वो काफी ज्यादा डिले हो चुका है। अब मॉनसून के अंदर थोड़ा तड़का और मारने के लिए पश्चिमी विक्षेप भी आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, जिनको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो मेडिटेरेनियन सागर, कैस्पियन सागर में चक्रवात बनते हैं, यहां से जो नमी है वो पश्चिमी विक्षेप के साथ साथ उत्तर भारत पहुंचती है। अब यहां से भी नमी उत्तर भारत आ रही है और ये हवाएं काफी ठंडी होती हैं। यहां पर पहले से मॉनसून के बादल हैं। अब ये दोनों सिस्टम्स यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और मॉनसून एक साथ उत्तर भारत के आसमान में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अत्यधिक बारिश देखने को मिल रही है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है कि ये इस बार बारिश ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि मॉनसून इंटरैक्ट कर रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। और अभी एक आधी दिन और भी बारिश होगी, अभी बारिश रुकी नहीं है दोस्तों। अभी और बारिश होगी कुछ दिन तक और उसके बाद मुझे लगता है 12 या 13 अक्टूबर के बाद से बारिश जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, तीसरा रीजन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि अरब सागर से और बे ऑफ बंगाल से कुछ लो प्रेशर सिस्टम्स ऐसे हैं जो उत्तर भारत की तरफ मूव कर रहे हैं और ये भी बारिश में मदद कर रहे हैं दोस्तों। तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मॉनसून क्यों इतनी अधिक आ रही है, ये बात आप समझिए। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि सर ऐसा हो क्यों रहा है, यानी कि मॉनसून जो का विड्रॉल है वो इतना डिलेड क्यों है। देखिए, अगर हम मॉनसून के डिले की बात करें, रिट्रीट की बात करें मॉनसून की, तो सब लोग जानते हैं कि इस बार ये ला नीनिया वर्ष है और ला नीनिया जिस भी साल होता है उस बार बारिश अधिक होती है। मॉनसून का जो सीजन है वो लंबा हो जाता है दोस्तों और बारिश ज्यादा तेज भी होती है, ज्यादा अधिक भी होती है। तो ये वर्ष ला नीनिया ईयर है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसी वजह से हम ये भी बात कर रहे हैं कि इस बार जो सर्दी पड़ने वाली है, शीत ऋतु आने वाली है, वो भी बहुत ज्यादा ठंडी होगी। तो दोस्तों, ये कारण है कि मॉनसून इस बार विड्रॉ क्यों नहीं की है। इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ मेट्रोलॉजिस्ट, कि अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से कुछ लो प्रेशर सिस्टम है, निम्न दाब पेटियां हैं जो उत्तर भारत की तरफ जा रही हैं और मॉनसून के विड्रॉल को और ज्यादा डिले कर दे रही हैं। जी हां, ठीक है। तो ये लानीनिया का साल चल रहा है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्या क्या इंपैक्ट है। देखिए, आप ये बात समझिए, इस बार ये भी कहा जा रहा है कि
इस बार दिल्ली में प्रदूषण कम होगा अक्टूबर नवंबर में। पहली चीज, बारिश तो हुई है, लेकिन दोस्तों उत्तर भारत में इस बार चावल की फसल, धान की फसल काफी ज्यादा खराब हुई है, क्योंकि अक्टूबर का महीना वो महीना होता है जब धान कटती है, यानी कि जो चावल का पौधा है वो खड़ा होता है। और इतनी अधिक अगर बारिश अक्टूबर में हो जाए मेरे भाई, 1000 से 1500% ज्यादा बारिश हो जाए, तो ये पूरी फसल नष्ट हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। तो इस बार पराली है ही नहीं जलाने के लिए, तो प्रदूषण क्या खाक होगा। हाँ, वेहिकुलर प्रदूषण जो है वो तो होगा ही, लेकिन जो पराली की वजह से 40 से 50% प्रदूषण होता था उत्तर भारत में, वो इस बार उतना ज्यादा नहीं होगा, ये लोग कह रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि प्रदूषण शायद इन अधिक वर्षाओं की वजह से कम हो सकता है। ये पहली चीज है, पहला अच्छा इंपैक्ट है जो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरा दुष्प्रभाव है कि खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है, खास रूप से चावल की। तो आप ये बात समझ लीजिए कि चावल के दाम थोड़े और बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो किसान हैं उनकी आमदनी भी घट सकती है, यानी कि डिलेड हार्वेस्ट भी है और प्रोक्योरमेंट भी है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों एक फायदा यह भी हुआ है कि अक्टूबर में बारिश की वजह से मिट्टी के अंदर नमी बढ़ चुकी है, और ये अत्यधिक नमी जो मिट्टी के अंदर अब आ चुकी है, ये गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर मार्च अप्रैल में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, सब सही जाता है, तो गेहूं की जो फसल है दोस्तों वो भी अच्छी होगी, वो अच्छी होगी अगली साल। तो चावल की फसल खराब हुई है, लेकिन गेहूं की फसल जो है वो अच्छी हो सकती है अगली साल। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों हमने ये भी देखा कि अक्टूबर में वर्षा की वजह से हिमालय में आपको अर्ली स्नोफॉल देखने को मिल रही है, यानी कि पहाड़ों के अंदर जो बर्फबारी है वो अधिक हो गई है। मैं खुद अभी लद्दाख गया हुआ था दोस्तों, तो वहां के पासेस में मेरे सामने सितंबर में बर्फबारी हो रही थी, बहुत बड़ी बर्फबारी हो रही थी। जब मैंने पास को क्रॉस किया और मैं वापस ले पहुंचा, तो वो पास जो था पीछे से बंद हो गया था। चांगमा पास वहां पर एक है, वो बिल्कुल बंद हो चुका था। इसके साथ साथ हमें अर्बन फ्लडिंग देखने को मिल रही है बहुत जगहों पर। दिल्ली के अंदर आपने देखा कि जो लो लाइंग रीजन्स हैं वहां पर फ्लडिंग हुई है। इसके अलावा दूसरे शहरों के अंदर भी हमें थोड़ी बहुत फ्लडिंग देखने को मिली है, खास रूप से गुड़गांव के अंदर आपने देखा सितंबर के महीने में बहुत अधिक पानी भर गया था, और लास्ट ईयर तो कोई वहां पर इस पानी भराव से मर भी गए थे कुछ लोग, है ना। इस बार ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है तो वो अच्छी बात है, लेकिन इस बार भी पानी बहुत ज्यादा भरा था। इसके अलावा दोस्तों फ्लाइट का डिले होना ये तो आम बात है। मैं खुद जब वापस फ्लाइट से आ रहा था, मेरी फ्लाइट डिले हुई है दोस्तों, ये बात पक्की है। और हाईवे ब्लॉक हुए हैं, हमें पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स अधिक देखने को मिली है, और जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्षति पहुंची है, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक बार हम इस चीज को हाईलाइट कर लेते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं इस अत्यधिक बारिश से, अक्टूबर की बारिश से। देखिए, एग्रीकल्चरल इनकम लॉसेस हो रहे हैं फार्मर्स को, जिन्होंने लूज की है अपनी गेहूं, उसकी चावल की फसल, धान की फसल खराब हुई है, दालों की फसल खराब हुई है दोस्तों। क्योंकि अक्टूबर का महीना ऐसा महीना होता है जब कटाई का सीजन होता है, खरीफ का, है ना। खरीफ का कटाई का सीजन इसी टाइम पर होता है दोस्तों, इसी टाइम पर चावल कटता है, बहुत सारी दालें हैं वो कटती हैं। और सरकार अभी कह रही है कि अभी लगभग 500 से 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है किसानों को, यह बात कही जा रही है। जी हां, 500 से 700 करोड़ का नुकसान, जी 500 से 700 करोड़ का नुकसान, बड़ा नुकसान है। अब इसकी वजह से किसानों के पास कम आमदनी होगी। कम आमदनी का मतलब यह है किसान कम सामान खरीदेगा, इकोनॉमी डाउन होने के चांसेस थोड़े से हैं। लेकिन दोस्तों भारत के अंदर आपको पता है हमारा पीडीएस सिस्टम थोड़ा ठीक है, तो शायद अगर चावल के दाम बढ़ते भी हैं तो सरकार एफसीआई के गोडाउन से चावलों को मार्केट में रिलीज कर कर प्राइसेस को स्टेबलाइज कर सकती है। जी हां दोस्तों, तो ये बात भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज आपको फोरकास्टिंग के ऊपर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यानी कि पहले से पता होना चाहिए कि बारिश इतनी ज्यादा होने वाली है अक्टूबर में। अर्ली वार्निंग पर आपको काम करना चाहिए। आपको जो एल नीनियो लानीनिया का सिस्टम है, जेट स्ट्रीम की मॉनिटरिंग है, इसको भी रेगुलरली अपडेट करना चाहिए, और प्रिडिक्शंस के अंदर इनको भी यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहिए। आपको क्रॉपिंग को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, फार्मर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको
ऐसी फसल लगानी चाहिए दोस्तों जिसकी जो जो ऐसे तूफानों को स्टैंड कर पाए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को ऐसी बारिश से रिजिलियंट बनाना होगा। आपको अर्बन रीजन्स में, शहरी क्षेत्रों के अंदर बाढ़ मैनेजमेंट, बाढ़ आपदन करना पड़ेगा। वो चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाती है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये क्लाइमेट चेंज है क्या या नहीं। दोस्तों इसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं मैं कर सकता हूं, बिकॉज इस पर रिसर्च होगा, बाद में पता चलेगा कि ये क्लाइमेट चेंज था या नहीं था, उसका क्या इंपैक्ट था। पर मुझे लगता है इंपैक्ट कुछ ना कुछ क्लाइमेट चेंज का भी रहा होगा। दोस्तों इसके साथ साथ ये रीजंस होते हैं, हम बात करेंगे अब अगली क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।